14 लाख बच्चों में से सिर्फ 15,000 बच्चा सिलेक्ट होने वाला बच्चों। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर हमारी टीम अवेलेबल है ना। आपके फिजिक्स के गुरु, आपके केमिस्ट्री के गुरु, आपके मैथ के गुरु, सब लोग यहाँ पर अवेलेबल है। बच्चों की प्रॉब्लम को समझना, बच्चों के फेस रीड कर देना कि बच्चा किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है सब्जेक्ट में, बच्चा उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। शुरू का जो कुछ टाइम होगा आपका 1 महीने का, वहां पे आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का खान सर के प्यारे से चैनल केजीएस जेई में। मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका अपना मैथमेटिक्स कोच। तो भाई आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस ओरिएंटेशन सेशन में, जो आप लोगों के बैच के लिए ये सेशन शुरू हुआ है आज। तो बच्चों बेसिकली अगर हम बात करें कि ये ओरिएंटेशन सेशन क्या है, ठीक है जी, तो हर काम की शुरुआत जब होती है तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि यार पूरी साल में उस काम को हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है, पूरी साल में हम उस काम में क्या 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 करने वाले हैं और पूरी साल में हम उस काम में कौन सी चीज कब करने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन सेशन में दी जाती है बच्चों, है ना। तो फटाफट से जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है जो नहीं जुड़ा हुआ है, उसने बैच लिया हुआ है, तो उसको शेयर कर दो, बोल दो कि भैया ओरिएंटेशन सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। तो बच्चों फिर से गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू केजीएस। तो बच्चों आज जो सेशन है हमारा, आज जो सेशन है उसमें हम प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे कि यार हमारे बैच में क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है जी। ओरिएंटेशन क्यों होता है ना, क्यों होता है, इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। बेसिकली ओरिएंटेशन का मतलब ही यही है कि भाई अपनी कोई भी बिल्डिंग है, कितनी जो बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, उस बिल्डिंग का बेस कैसा है, बेस कितना मजबूत है, इस बारे में हम जानना चाहते हैं, है ना। तभी तो बिल्डिंग के बारे में अंदाजा लगेगा आपको। तो आपका बैच जो है जो शुरू होने वाला है, उस बैच की वैल्यू आज ओरिएंटेशन सेशन के थ्रू भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है जी। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो बच्चों मैं इस बात की शुरुआत कुछ ऐसे करना चाहता हूं कि देखिए आपका मिशन 2026 है ना। सारे बच्चे जो 2026 का मिशन लेकर चले हैं हमारे साथ में, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं कि भाई जेई की तैयारी का क्या महत्व है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो भाई हम तैयारी क्यों कर रहे हैं इसमें ना जी जान लगा ही नहीं पाएंगे, जब तक हमें यह नहीं पता कि हमारा जो कंपटीशन है वो कैसा है, वो हमारा कंपटीशन किस लेवल का है, हमारा कंपटीशन कितने बच्चों के साथ है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आप बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको जेई के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, बट मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको जेई के बारे में दे दूं अपने ओरिएंटेशन की शुरुआत से पहले। तो बच्चों जेई की तैयारी के लिए, जैसे मान लो आपने अभी 10th क्लियर किया है, तो 10th के जस्ट बाद आप 11th में आए हैं, तो बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे भी होंगे, आप लोगों में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10th क्लास में बहुत अच्छे परसेंटेज पाए होंगे, राइट। यस एवरीवन, है ना, बहुत अच्छे परसेंटेज होंगे आप लोगों के। हाँ जी, थम्स अप वगैरह करते चले बेटा, ठीक है। अगर आप रेस्पॉन्स करें तो आप एक थम्स अप कर दें उसमें, ओके। और जब भी कोई बात मैं कहूं तो उसका रिएक्शन आप एक बार दे दें, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई आप लोग एक्टिव हैं, आप लोग प्रॉपर तरीके से बातों को सुन रहे हैं, ठीक है जी। चलो, तो जो हमारा 10th क्लास है और अब हम 11th और 12th में जा रहे हैं बच्चों, तो ये जो पढ़ाई है हमारी बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। मैं खुद मतलब तैयारी के लिए गया था अप टू 10th क्लास, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। आरडी शर्मा लगाया करता था मैं, और मजा आता था कि यार हाँ आरडी शर्मा के क्वेश्चन मेरे से हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अरे अपन तो ठीक है, मैथ्स में बहुत बढ़िया है। लेकिन जब 11th 12th में जेई की तैयारी करने गया तो भाई साहब पहली साल में एकदम हवा ही नहीं लगी सब्जेक्ट की, एकदम ऊपर से सब कुछ निकल गया। यार ये क्या है, मैथ्स में इतना भी कुछ होता है। सच में बच्चों इतना डिटेल में जब मैथ्स को पढ़ा, तो मैथमेटिक्स को जब पढ़ रहा था ना, तो यार एक अलग ही लेवल की फील आने लगी। पहले तो समझ में नहीं आया फर्स्ट ईयर में, उसके बाद जब सेकेंड ईयर में धीरे धीरे गए हम, थोड़ा क्या है समझ में आने लगा, और जब समझ में आने लगा तो लगने लगा कि यार हाँ ये भी कोई बहुत बड़ी चीज है ना। और बच्चों वैसे भी बोला जाता है कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अगर जेई की जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, तो यार
वो बहुत बड़ी फाइट कर रहा है, बहुत बड़ी लेवल की तैयारी कर रहा है वो, ठीक है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि 99 आए थे मैथ्स में 10th में, बहुत अच्छी बात है बेटा, ग्रेट है ना। 99 मैथ्स में आए थे तो अच्छी बात है। 80% सीबीएसई बोर्ड में आए हैं। ओके रिया बेटा, बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है ना। तो मैं कह रहा हूं कि 10th में आप बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आए हो। 11th 12th में अब आपने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है, और इस बात का ईगो बिल्कुल नहीं रखना है कि आपके 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर थे, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं भाई, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप 11th 12th की तैयारी में जाओगे ना, तो वो चीज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से शुरुआत होगी और डिफरेंट पढ़ाई होने वाली है। ओके ओके, 89%, 93%, ओके ग्रेट 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 बच्चों, ग्रेट, ठीक है। तो भाई यहां पे 10th हो गया, 11th में हम आ गए हैं। अब 11th में मैं थोड़ा सा जेई के फैक्टर आपको समझा दूं बच्चों, कि हर साल जो जेई है उसमें लगभग 14 लाख स्टूडेंट बैठ रहा है। मतलब लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है जो इसी साल का 2024 का जो रिकॉर्ड है, वो 13 लाख कुछ बच्चों ने पेपर दिया था जेई का, ठीक है। अब इन बच्चों में से आप सभी बच्चे ये इस बात को प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि आईआईटी में बच्चों की जाने की संख्या लगभग 15,000 होने वाली है। मतलब इन 14 लाख बच्चों में से सिर्फ 15,000 बच्चा सिलेक्ट होने वाला बच्चों। और अगर मैं एक बढ़िया कॉलेज की बात करूं कि आईआईटी में भी एक अच्छी ब्रांच आप लेना चाहते हो, तो आपकी रैंक लगभग 2, 3, 4 हजार के अंदर होनी चाहिए। मतलब तभी आप अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज ले सकते हो। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो बेटा कि कंपटीशन किस लेवल पे, कि यार 14 लाख बच्चों में से 14-15 हजार बच्चा सिलेक्ट हो रहा है ना। और जबकि वो बच्चा भी तब सिलेक्ट हो रहा है जब 300 में से 100 नंबर ला रहा है ना। 360, अगर एडवांस की बात करें 360 में से अगर मैं बात करूं कि यार वो बच्चा 100 को टच कर रहा है ना, 100 नंबर भी टच कर रहा है, मतलब 25% भी अगर वो लेके आ रहा है ना, तो वो बच्चा उन 15,000 की कैटेगरी में पहुंच जाता है ना। तो इस चीज को आपको फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तैयारी है वो बिल्कुल हल्के वाली तैयारी नहीं है ना। इस बात का अंदाजा ये रिजल्ट बता रहा है कि 14 लाख में से 25% से ऊपर पे सिलेक्शन है। और इसका मतलब 14 लाख में से 13 लाख, अगर मैं 13,85,000 बच्चे बोलूं कि वो बच्चे एडवांस में नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना, उनके 25% से ऊपर नंबर नहीं आ रहे बच्चों। तो क्या इसका मतलब वो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, है ना। उसमें चलो ठीक है, 14 लाख में से हम ऐसा मान लेते हैं कि 5-6 लाख बच्चा ऐसा तो है ना जो सीरियस तरीके से तैयारी कर रहा है। ओके, मैथ्स में 100 आए थे सुबह, बहुत अच्छी बात है बेटा, ग्रेट, है ना, बिल्कुल बढ़िया बात है। अभी हमें अगर अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं आप लोग, है ना, तो 11th 12th में आपने टारगेट बनाना है कि यार उस टाइम पे इस तरीके के रिजल्ट लेकर आने अपने को, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या बता रहा था कि जो बच्चे हैं 5 से 6 लाख बच्चा तो तैयारी कर ही रहा होगा ना। अब आप सोचो कि 5 से 6 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है, एंड आफ्टर दैट सिर्फ 15,000 बच्चा ही उस 25% को क्रॉस कर पा रहा है। तो यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो तैयारी में गड़बड़ है ना। तो तैयारी में वो जो गड़बड़ है, वही चीज सही करने के लिए गुरु या कोच या इंस्टीट्यूट होते हैं, राइट। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि यार बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में भी हैं, सब लोग अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर कम आ जाते हैं उनके, फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो बच्चों वो सारे फैक्टर मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा यार रखने वाला हूं। सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और वो फैक्टर ऐसे हैं जिनको 2 साल में आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अगर वो 2 साल में अगर आपने उन फैक्टर को ध्यान नहीं रखा, तो भाई साहब भूल जाना कि 2 साल बाद आपका सिलेक्शन होगा, आप अपने सिलेक्शन को भूल जाना, ठीक है। तो आज के सेशन में हम ये बात भी करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चों कि मान लीजिए आपने 10th क्लास पास किया है और बहुत अच्छे नंबर हैं आप लोगों के, और आज आपने केजीएस को चुना है अपनी तैयारी के लिए, जहां पे आप 11th 12th की तैयारी करने वाले हो। मतलब आपका सपना है कि 2026 में आप किसी आईआईटी में जा रहे हो, राइट। हाँ जी, ऑफलाइन न्यू बैच नहीं है क्या? चंदन बेटा, ऑफलाइन वाला ये टीम ही बता सकती है, उसका मुझे कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा 2026 का आपका जो सपना है वो आप केजीएस के साथ में जुड़ चुके हैं। तो बेटा हमारा भी एक सपना है, तुम्हारे सपने के साथ साथ हमारा भी एक सपना है, उसको भी सुन लीजिए। हमारा सपना ये है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ रहा है,
है ना, जो बच्चा हम पे ट्रस्ट करके हमारे साथ आ रहा है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, उस बच्चे से ज्यादा हम मेहनत करना चाहते हैं। उस बच्चे के लिए हम मेहनत करना चाहते हैं जिससे कि वो बच्चा आईआईटी में 100% सिलेक्ट हो जाए। मतलब आप जितने बच्चे हो बैच के, हमारी ख्वाहिश और हमारा एम तो यही है कि आप सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएं और सारे के सारे बच्चों के साथ में हम एक रिजल्ट सेलिब्रेशन कर रहे हो 2026 के फरवरी में, जो जेई मेंस का पहला रिजल्ट आता है बच्चों, ठीक है। और वैसे भी जेई का रिजल्ट इंडिया में सबसे पहले आ रहा होता है, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोगों का भी सबसे पहले रिजल्ट आ जाएगा। पूरे होल द ईयर, पूरे सेशन में सबसे पहले रिजल्ट जेई का आ रहा होता है, ठीक है जी। ओके, तो बच्चों अब ये कहानी आपने शुरुआत कर दी है, भरोसा कर लिया है, तो इस चीज का एश्योरेंस मैं भी देता हूं कि आप बिल्कुल सही हाथों में हैं, आप एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको 100% सिलेक्ट कराते हैं। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है, अगर मैं एक सिलेक्शन की बात करूं कि सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में डिपेंड करता है 90%। लेकिन जो 10% होता है वो आपका सपोर्ट होता है, किसका? आपके गुरु का, आपके टीचर का, आपके सिस्टम का, है ना। और वही वो 10% मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी तो देखो आपने करनी है, कोई भी आपको बता देगा, कोई भी आपको समझा देगा, है ना, लेकिन सेल्फ स्टडी किसे करनी है? आपने करनी है। अगर मान लो भगवान उतर आए और वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका मूड नहीं है, आपका मन नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो चीजों को, ठीक है, या वो जैसे बता रहे हैं आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चीजें कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हम जो गाइडेंस देंगे आपको, क्योंकि हमारे लिए वो जो गाइडेंस है वो 9-10 साल के एक्सपीरियंस में हमने देखा है उन बच्चों को जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, और उनको भी देखा है जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं बच्चों, ठीक है। हम वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे होते हैं कि यार एक बच्चा था जिसके 300 में से 30 नंबर आते थे, लेकिन वो बच्चा भी एट द एंड ऑफ द ईयर सिलेक्ट हो गया। हमें वो भी पता है कि एक ऐसा बच्चा भी था जिसके 300 में 290 आते थे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द ईयर 50 नंबर पे आके रह गया। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं बच्चों, ठीक है। तो भाई ये गाइडेंस जो रहेगी हमारी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसे मानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलो मैं पॉइंट के साथ में शुरुआत करता हूं। नंबर 1, पहला पॉइंट होता है बच्चों, दैट इज ट्रस्ट। पहला पॉइंट जो है सिलेक्शन की शुरुआत का, है ना, आप सभी लोग ध्यान से सुने। पहला जो पॉइंट है दैट इज ट्रस्ट, है ना, जो कि आप लोगों ने किया है ऑलरेडी, अगर आप बैच में आ चुके हैं, है ना, तो इस चीज के लिए तो मैं बिल्कुल ही नहीं कह सकता कि ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट है तभी आप हमारे बैचेस में हो, राइट। तो पहली चीज कि आपको वो ट्रस्ट अपने सिस्टम पे जहां पे आप तैयारी कर रहे हैं उस पर रखना होगा, और प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से रखना होगा, क्योंकि जो भरोसा होता है ना उसका कोई परसेंटेज नहीं होता भाई, कि मुझे भरोसा तो है लेकिन 80% है ना, ऐसा नहीं होता 80% या 90%। भरोसा होता है तो 100% होता है, वरना नहीं होता है, ठीक है। तो जो बच्चा, आपने जितने भी टॉपर्स हैं बच्चों, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी टॉप रैंक ला रहे हैं, है ना, टॉप रैंक ला रहे हैं, उन बच्चों के मुंह से आपने एक ही बात सुनी होगी कि हमारे टीचर ने हमें इस तरीके से बताया था और हमने ये काम ऐसे कर दिया और हमारा सिलेक्शन हो गया, बस दैट्स ऑल। मतलब इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं है भाई, सिलेक्शन का कोई सीक्रेट नहीं है। तो जैसा बताया जाए आप कर डालो आंख बंद करके, आपका सिलेक्शन पक्का है। और मैंने भी अपने कैरियर में जितने बच्चे थे, जितने बच्चों ने इस तरीके से काम किया, जितने बच्चों ने ट्रस्ट किया, उनका सिलेक्शन 100% हुआ है बच्चों, हुआ है। इस बात के लिए मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं कि यार पक्का हो जाता है ऐसा सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया पहली बात, ट्रस्ट की होगी, ठीक है भाई। ट्रस्ट होने के बाद अब बच्चों चलते हैं कि अब हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। जिस टाइम से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो अब क्या होगा कि अभी तो स्टार्टिंग में आपका जोश बहुत है ना, जोश है एकदम, यस आप जोश के साथ में पढ़ना शुरू कर देंगे। सब लोग नए नए कॉपी पेन खरीद कर लाए होंगे। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि यार फोन पुराना हो गया है, नया फोन ले लेते हैं, ऑनलाइन स्टडी शुरू करनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना यार एक बढ़िया सा पापा से बोल देते हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसी चीजें आपने नई इकट्ठी की होंगी क्योंकि आप जेईई की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों ये स्टार्टिंग का जोश तो बढ़िया है, लेकिन क्या होता है कि 1 महीना पढ़ाई करने के बाद,
1 महीना पढ़ाई करने के बाद डर लग रहा है सर। बेटा चंदन कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात क्यों है ना? अगर हमारे साथ में आप जुड़ चुके हो ना, डरने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? हमने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है? डर लगना ही, अगर देखो डर स्टार्टिंग में अगर लग रहा है बेटा, तो यार कैसे मंजिल को पाओगे आप यार? मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? स्टार्टिंग में तो आपका कॉन्फिडेंस 100 नहीं 200% होना चाहिए यार, ठीक है? तो भाई हमारा क्या है कि जब पढ़ेंगे, हम महीने भर पढ़ेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि चीजें धीरे धीरे ना कुछ लोगों के साथ गड़बड़ होना शुरू होगी। गड़बड़ कैसे? कि टीचर ने पढ़ाया, पूरा चीज जो है 2 दिन बाद भूल गए, कुछ चीजें भूलने लग गए। टीचर ने होमवर्क दिया, कुछ दिन बाद कुछ होमवर्क नहीं हुआ, होमवर्क पेंडिंग होने लग गया। टीचर ने मॉड्यूल दिए, पता चला हम दूसरे टॉपिक पे पहुंच गए, लेकिन पीछे टॉपिक का मॉड्यूल ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है? तो धीरे धीरे इन चीजों के बाद आपको टेंशन होना शुरू होगी, और जो भरोसा 200% लेकर चल रहे थे ना, वो भरोसा घट के 50% पे आ जाएगा कि पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बच्चों ये चीज होती है उन बच्चों की जो धीरे धीरे क्या होता है कि यार काम को पेंडिंग पे डालने लग जाते हैं, या प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बना रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से होमवर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो फिल्ट्रेशन शुरू होता है ना? वो फिल्ट्रेशन जो मैं आपको पहले बता रहा था कि 14 लाख में से 15,000 क्यों सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन वहां से शुरू हो जाता है। तो बच्चों आपने इस बात का कमिटमेंट रखना है कि यार हम जब पढ़ाई शुरू करेंगे जिस दिन से, उस दिन जो सर, जैसे कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा या जो आपके और टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, वो चीज आज पढ़ी तो आज ही कंप्लीट तरीके से उसको दिमाग में बिठा लेना है। घर पे सेल्फ स्टडी करके उसको प्रॉपर अपने दिमाग में बिठा लेना है। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, जो कि पहला मंत्र है सिलेक्शन का, कि टीचर ने जो बताया है वो पूरा मुझे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किस लिए अपना टाइम और पैसा दे रहे हो बच्चों। मान लीजिए 1.5 घंटे मैंने कोई चीज पढ़ाई आपको, 1.5 घंटे में मैंने कोई चीज आपको पढ़ा दी। अब अगर वो आपको याद नहीं रही, फॉर एग्जाम्पल भूल गए आप, तो यार उसका क्या फायदा हुआ? आपका टाइम भी गया, आपका पैसा भी गया, है ना? तो 1.5 घंटा आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, वो क्या है? वो ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीखना, वो आपको ध्यान रखना है। अब उसे ध्यान नहीं रखोगे तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है बच्चों। तो पहले आपने कसम खानी है, कमिटमेंट करना है कि यार जो भी टीचर पढ़ाएगा एटलीस्ट वो आपको याद होना चाहिए, मतलब वो नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में भी कोई जगह के पूछ ले कि बताओ आज सर ने क्या पढ़ाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि आज सर ने ये पढ़ाया था। अगर इस पैटर्न पे आप काम करोगे बच्चों, आपका सिलेक्शन कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो रोक पाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि टीचर ने पढ़ाया है वो मुझे आना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि टीचर ने पढ़ा दिया, अब आपने घर आके वो सारी चीजें अपने माइंड में बिठा ली प्रॉपर तरीके से, नोट्स बना के या फिर याद कर लिया उसको, ठीक है? उसके बाद दूसरा पार्ट आता है कि यार जो सीख लिया है, जो टीचर ने सिखा दिया है, अब उसको प्रैक्टिकली यूज करके देखना है। मतलब हमें अननोन टाइप के क्वेश्चंस जो हमने नहीं किए, जो सर ने नहीं करवाए हैं, लेकिन उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन बच्चों हमें सॉल्व करके खुद देखने हैं। मतलब ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है कि वो क्वेश्चन आपने करके देखने हैं कि आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब ये जिस बच्चे ने इस पैटर्न को यूज किया है वो 100% सिलेक्ट होगा बच्चों, ठीक है? फुल स्क्रीन जूम नहीं हो पा रहा है, हाँ जी बेटा, फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, ओके, ठीक है? तो बेसिकली वो चीज है कि प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की आपको। अगर वो नहीं किया तो मैं फिर से बता रहा हूं, अकेले टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। टीचर ने पढ़ा दिया है, आपने वो समझ लिया है, अब उससे रिलेटेड 500 सवाल या 200 सवाल आपने खुद करने हैं। और ये काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए कि सर ने ये चैप्टर पढ़ाया था, इसके 200 क्वेश्चन मैंने खुद प्रैक्टिस किए। और जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, है ना? तो ये चीज हो गई दूसरी। फर्स्ट हमारा हो गया, क्या हो गया? टीचर ने पढ़ाया वो याद होना चाहिए। सेकंड क्या हो गया? सेकंड हमारा हो गया कि भाई जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन करने हैं। तीसरे नंबर पे आ जाओ बच्चों। तीसरा नंबर दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कि भैया टेस्ट देने हैं,
है ना। टेस्ट देने क्योंकि अब आपने सीख लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, तो चेक तो कर ले कि आपकी प्रैक्टिस कितनी मजबूत हुई है ना। आपकी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए क्या होता है, टेस्ट शुरू हो जाते हैं बच्चों, टेस्ट शुरू हो जाते हैं। टेस्ट, कई बच्चे क्या होते हैं, टेस्ट नहीं देते, टेस्ट गायब हो जाते हैं। क्या टेस्ट से डर लगता है यार, बस वही नहीं करना। आपने टेस्ट देना है, हर हाल में टेस्ट देना है, चाहे वो टेस्ट कभी भी हो, टीचर सरप्राइज टेस्ट ले या किसी भी फ्रीक्वेंसी में हो रहा हो, जल्दी जल्दी हो रहे हो, टेस्ट स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, टेस्ट स्किप नहीं करना है। एंड चौथा पॉइंट पे जो लास्ट पॉइंट है सिलेक्शन का, वो ये है कि जो भी टेस्ट में नंबर आए उस पूरे की एनालिसिस करनी है कि भैया क्यों गड़बड़ हो गई, नंबर कम क्यों आ गए, है ना, वो जरूर चेक करना है बच्चों। अगर आप इन 4 मंत्र पे काम करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 4 चीजों में हम किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चों चलते हैं अपने बैच में, जो कि हमारा है विजन 250 डेज, मतलब 250 दिन के अंदर, है ना, 250 दिन के अंदर बच्चों हम पूरे 11th का सिलेबस कवर कर रहे होंगे आपके, ठीक है जी। 250 दिन का ये विजन बैच है हमारा, और इस बैच के अंदर हम बढ़िया तरीके से, मतलब सिलेबस ये नहीं कि हमें कंप्लीट ही करना है, सिलेबस के साथ साथ में जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होती है सिलेक्शन के लिए, वो सारे टीचर्स जी जान लगाकर आप लोगों के लिए काम कर रहे होंगे और आपकी क्लासेस ले रहे होंगे उसी तरीके से, ठीक है जी। तो इस बैच के अंदर बैच के फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं, वैसे तो ऐप में मोस्टली हम लोग देख लेते हैं, है ना। यह शुभम तिवारी बेटा टेस्ट होगा, बिल्कुल टेस्ट होंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे, ठीक है जी। तो बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बैच के फीचर्स एज यू नो, क्लास नोट्स, डीपीपी ऑन केजीएस एप्लीकेशन एंड टेलीग्राम्स, राइट। टीचर ने जो आपको पढ़ा दिया है, टीचर ने जो आपको पढ़ा दिया है बच्चों, पढ़ाया हुआ आपको जो क्लास नोट्स होते हैं, मतलब टीचर जो बोर्ड पे लिख रहा होता है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपके ऐप में मिल जाएगा, और वो वीडियो भी मिल जाएगा जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, जिससे कि आप बाद में उस चीज का एक्सेस कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत बड़ा फीचर होता है। ये बहुत बड़ा फीचर क्यों होता है आप समझो, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। देखो पहले क्या होता था कि भाई जब हम क्लास कर रहे होते थे, कहीं पे भी फिजिकल क्लास कर रहे होते थे, टीचर ने जो एक बार पढ़ा दिया, अब जो क्लास मान लो किसी भी रीजन से आप अटेंड नहीं कर पाए, तो भाई साहब वो तो छूट गया, है ना, वो तो गया काम से। लेकिन यहां पर वो वीडियो जो आपको मिल गया है, जो वीडियो मिल गया है यार, वो छूटेगा नहीं। मान लो कोई दिक्कत हो गई, हो ही जाती है 2 साल के दौरान, कभी ना कभी ऐसा दिन आ ही जाता है हर किसी की लाइफ में कि यार कोई बीमार हो गया या कहीं छुट्टियों पे चले गए या घर में शादी आ गई, तो जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि भैया क्लास नोट्स हमें मिल जाएंगे, है ना, और साथ में वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल शुभम तिवारी बेटा, बिल्कुल डीपीपी सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, आप बेफिक्र रहो, ठीक है, आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद स्टडी मटेरियल में जो प्रैक्टिस सेशन के लिए होगा वो होगा भाई कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज, मॉड्यूल में, टॉपिक वाइज वगैरह सब कवर कर रहे होंगे हम। कवरेज ऑफ कंप्लीट जेई सिलेबस, बिल्कुल बच्चों, अगर आप जेई की तैयारी, हम भी बोल रहे हैं कि हम आपको जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जेई की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो हम पूरा जेई का सिलेबस करवाएंगे आपको, और वो भी अप टू मार्क, मतलब जो जेई के लिए रिक्वायर्ड होता है उस सिलेबस को बहुत ही प्यारे तरीके से आपके दिमाग के अंदर हम उतार देंगे। उस बात की बिल्कुल आप टेंशन नहीं लो, ठीक है जी। कवरेज ऑफ कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा जेई का। एंड उसके बाद टेस्ट होंगे जो कि यूनिट एंड पार्ट टेस्ट होंगे विद द वीडियो सॉल्यूशंस। टेस्ट पेपर के बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारे क्लास के बैच के फीचर्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं इस बैच के अंदर। क्लासेस का शेड्यूल, अब सवाल आता है कि सर हमारी क्लासेस कब होंगी, टाइम टेबल क्या होगा, तो बच्चों ये रहा आपका टाइम टेबल। आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो 10 जून से क्लास स्टार्ट होने वाली है बच्चों, ठीक है। आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन हो गया, और हाँ अभी अपने सीट की बेल्ट बांध कर रखना, क्योंकि आज
और भी सरप्राइज है, आप और लोगों से भी आप आज मिलने वाले हो यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे क्लास शेड्यूल सबको क्लियर है कि हमारी केमिस्ट्री क्लासेस जो होंगी वो 3 से 4:30 होगी, फिजिक्स क्लास 4:45 से 6:15 एंड मैथमेटिक्स की क्लास 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में होगी एवरीवन, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल रहेगा। हाँ, हो सकता है आगे आगे शेड्यूल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, मे बी, है ना, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बट अभी आपकी क्लासेस इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग शुरू होने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि भाई स्टडी मटेरियल में क्या 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 मिलने वाला है सर। क्योंकि देखो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि हम प्रैक्टिस कहां से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ा हुआ मतलब कोई भी काम नहीं आएगा और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में थ्योरी वाला एक फाइल आपको मिल जाएगा। हालांकि थ्योरी सारी की सारी जो है वो टीचर्स क्लासेस में कवर करवा देते हैं, तो आपको इसका कोई टेंशन होता नहीं है, जरूरत पड़ने वाली नहीं है। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टीचर 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ा रहा होगा, तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस सेशन रहेंगे आपके, प्रैक्टिस सेशन 1 2 3 करके उसमें आएंगे मॉड्यूल के अंदर। रैंकर स्टेप कि मतलब जेई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो होंगे वो ज्यादातर हम रैंकर स्टब में कवर कर रहे होंगे, और जेई फ्लैशबैक मतलब पीवाईक्यू सेशन बोल सकते हैं, है ना। और पीवाईक्यू सेशंस हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब पर भी लेकर आ रहे हैं बच्चों, शायद आप लोगों ने वहां पर भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा मटेरियल हम अपने ऐप में आपको देने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है बच्चों, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब बारी आती है, अब ये सारे फीचर्स तो हो गए बच्चों, है ना। अब आप कहेंगे सर ठीक है, फीचर्स तो हम भी पढ़ चुके हैं, आपने बता दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब असली वारी होती है कि सर अब उन लोगों से तो मिलवा दो जो हमें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। तो भाई अब आप लोगों के लिए यहां पर हमारी टीम अवेलेबल है ना। आपके फिजिक्स के गुरु, आपके केमिस्ट्री के गुरु, आपके मैथ्स के गुरु, सब लोग यहां पर अवेलेबल हैं। तो अब मैं उन लोगों को आपके सामने अब मैं सरप्राइज ओपन करने वाला हूं, मैं उनको यहां इनवाइट करने वाला हूं, तो आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है जी। और हम बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ और करेंगे, है ना। तो बेसिकली सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को बच्चों, ठीक है जी। और आपके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर हैं, है ना, जो कि ललित यादव सर हैं और उमर फारूक सर हैं, जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो उनके लिए जोरदार कमेंट्स में प्लीज तालियां हो जाए, एक बार थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि मैं उन्हें यहां पर बुला पाऊं। और एक बार पूरी तरीके से दिल बना दीजिए कमेंट्स में फटाफट से। तो बच्चों फटाफट आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं उनको यहां पे इन्वाइट कर रहा हूं, ठीक है जी। ओके 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 ओके, यस 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 यस, हाँ जी। ओके एवरीवन, ठीक है। तो ललित सर एंड फारूक सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, सर प्लीज। हेलो सर। हेलो सर, क्या हाल चाल सर? थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं बच्चा कमेंट बॉक्स में आपका रिस्पांस बहुत स्लो आ रहा है ना बच्चा। ओरिएंटेशन का मजा लीजिए, आपको एक से एक अच्छी चीजें बताई जा रही हैं, जेडी सर ने आपको बहुत कुछ बताया है ना। तो बच्चा सेशन का मजा लीजिए, बहुत स्लो स्पीड से आपकी चैट चल रही है, आपकी कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चा। ओरिएंटेशन सेशन में आपकी क्वेरी भी आनी चाहिए, है ना। आपको आपके फैकल्टीज के बारे में बताया जा रहा है, तो बच्चा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से भी उतना ही आना चाहिए जितना हमारी फैकल्टी की तरफ से आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? हैं जी। तो मैं, नाम पता है क्या? ठीक है, बताइए। मैं थोड़ा अपने बारे। तो बच्चों आपकी जो फिजिक्स फैकल्टी रहेंगी हमारे साथ, तो फिजिक्स फैकल्टी रहेंगे हमारे साथ आपके प्यारे से पफ सर, है ना, राइट, उमर फारूक सर। बच्चा उमर फारूक सर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फैकल्टी है हमारे यहाँ पर, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हैं,
और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी हम उन्हें कहेंगे। बच्चों की प्रॉब्लम को समझना, बच्चों के फेस रीड कर देना कि बच्चा किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है सब्जेक्ट में, बच्चा उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा, है ना। तो बहुत 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 आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए सर का कि सर ने आगे बढ़ के इस बैच के लिए कहा कि सर मुझे ये बैच चाहिए, और जो बच्चे रह गए हैं, जो बच्चे हमारे लेट एडमिशन में आए हैं, उन सबको मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो बच्चा बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, बहुत बहुत कहूंगा कि बहुत एक अच्छा टाइम है आपके लिए कि उमर फारूक सर हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं। तो बाकी डिटेल आपको सर बताएंगे फिजिक्स के बारे में। तो देखो यार, बात बहुत सिंपल है, ठीक है क्या। अभी तक जो आपका पढ़ने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा, बुरा मत मानना, हमने भी करा था 10 तक, ये वो रट्टाफिकेशन था। कहने का मतलब जैसे मैथ्स का एक एक्सरसाइज है, ठीक है क्या। तो जैसे हमें याद है हमारे मास्टर जी क्या करवाते थे, ट्रिगोनोमेट्री का एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है, इसमें 13-14 अगर क्वेश्चंस होते थे तो क्या करते थे सर कि उन सारे क्वेश्चंस का एकदम धाकड़ सॉल्यूशन देते थे। बहुत जमदार तरीके से पढ़ाते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो अच्छा पढ़ा देते थे। लेकिन पढ़ाने के सिस्टम में चीजें ये हो रही थी यार, जो आपने भी करा होगा, कि सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता था और आप उसी सॉल्यूशन को बार बार प्रैक्टिस करते थे, जहां से आपको स्टेप याद हो जाते थे। आप उन स्टेप को खुद से लिखने में आप थिंक ही नहीं करते थे कि अगला स्टेप ऐसा क्या होना चाहिए, कैसे आएगा। बस समझ में आ रही क्या। तो वो वाली जो बोर्ड की पढ़ाई है ना और जेई की पढ़ाई में बच्चे बहुत ही डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है। जेई में आपके 2 स्टेप्स होने वाले हैं, एक तो जेई मेन होता है, फिर जेई एडवांस होता है। बात समझ में आ रही है क्या। जेई मेन से आपको अगर उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो उसमें आपको अच्छी एनआईटी में अच्छी सीट्स मिल सकती है, लेकिन आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा ये बात मैं आपको बता देता हूं, जेई मेन और जेई एडवांस में डिफरेंस क्या है। एक तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आप जेई क्लियर कर ही नहीं सकते, वो मेन क्यों ना हो। यहां पे आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीखेंगे। न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ लिया, F = ma। बात समझ में आ रही है क्या। अब फोर्स बोल दिया, एक गाड़ी है जिसपे फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, खिलौना वाली गाड़ी, और उसका मास है 2 kg, ठीक है क्या। तो 40/2 करके आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। ये वाला सवाल जेई में नहीं पूछा जाएगा, लगेंगे ही लॉज, इन्हीं के एप्लीकेशंस आप देखेंगे, लेकिन वहां पे सिनेरियो कुछ कॉम्प्लिकेट सा कर देगा। तो सिनेरियो को समझने के लिए बेसिकली आपका अटेंशन, आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए। आपका माइंड में थॉट प्रोसेस जो है उस लेवल का होना चाहिए कि कोई अगर एक सिचुएशन बना के आपको दे दिया गया, हाँ लगेगी वही सारी फिजिक्स, लेकिन उस सिचुएशन को आप विजुलाइज कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है क्या। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जेईई की तैयारी में, खासकर फिजिक्स में अगर अपन बात करें। एक बोलते हैं विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन समझते हो, जैसे गाड़ी दौड़ने की बात हो रही है, गाड़ी रुकने की बात हो रही है, तो आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हो कि चीजें ऐसे हो रही होती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में फिजिक्स में जो आपको पढ़ाया जाएगा मैकेनिक्स तो सारा खेल विजुलाइजेशन का है। उसमें विजुलाइजेशन प्लस कैलकुलेशन, ये नहीं कि आप बैठ के विजुलाइज कर रहे हैं, थ्योरी आप पढ़ नहीं रहे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, वो मतलब नहीं है। कहने का मतलब थ्योरी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आप जब तक उसको विजुलाइज नहीं करेंगे ना, आप क्वेश्चन को इजीली टैकल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत कॉन्साइज मैं बात में खत्म करूंगा। अपन जब बैच में मिलेंगे तो खूब बात करेंगे, देखेंगे चीजें कैसे जा रही है, कैसे कैसे अपन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। बस इतना कहूंगा, जो अब तक आपका पढ़ने का तरीका था और अब जो होने वाला है वो बहुत ही अलग है। बस मैं आपको ये चीज अलर्ट कर रहा हूं कि शुरू का जो कुछ टाइम होगा आपका 1-आध महीने का, वहां पे आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है आपका। ट्रांजिशन किसका? पढ़ने के तरीके का। अब तक का पढ़ने का तरीका क्या था कि अब तक आप क्या करते थे कि लेट से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया गया, आप उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब नहीं, अब आपको नए प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और उसको खुद से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उन सारे अप्रोच को लगा के जो क्लास में आपको सिखाया गया, अप्रोच वही लगेंगे, बट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। मैंने कहीं ना कहीं थिंकिंग वाली बात होगी, सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसलिए ये बिल्कुल आपका 1-आध महीना तो ट्रांजिशन होने में लगेगा। तो शुरुआत के दिनों पे आपको तकलीफ ज्यादा फील होने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन भाई उससे हारना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रही है क्या? बाकी सारी बातचीत अपन बैच में करेंगे, ठीक है सर? थैंक यू।
थैंक यू उमर सर, बहुत अच्छा आपने बच्चों को समझाया और बहुत अच्छा आपने बच्चों को गाइड भी किया। एंड आई होप कि बच्चों ने भी आपके सेशन का पूरा मजा लिया होगा। अब बच्चा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैकल्टी है जेडी सर। जेडी सर से आप मिल चुके हैं। एक बार मैं सर को और कहूंगा कि सर एक बार आप दोबारा से बच्चों से मिलिए आके और थोड़ा सा सब्जेक्ट रिलेटेड इन्हें गाइडेंस दे दीजिए कि हमारे बैच में क्या क्या होने वाला है। जेडी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बेसिकली बच्चों वैसे तो हम मिल चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो चीजें आप लोगों के साथ में होने वाली हैं उन्हें मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, जेई की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी अगर किसी सब्जेक्ट में आने वाली है तो वो मैथमेटिक्स में होती है बच्चों। होता क्या है कि समझ में सबको आता है, आप पूरी साल मजे में बोलते हो कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप पढ़ा रहे हो, हमें समझ में भी आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर दुनिया रिजल्ट मांगती है बच्चों, है ना। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में आ रहे हैं, और उसके बाद पता चल रहा है कि सेकंड नंबर पे फिजिक्स में आ रहे हैं, और थर्ड नंबर पे लास्ट में नीचे से आ रहा है मैथमेटिक्स, है ना। ये मेरा 10 साल का तजुर्बा बता रहा है बच्चों कि इन 10 साल में कुछ इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, ये तो हो गया तरीका कि नंबर जो आने वाले हैं, नंबर आने वाले हैं। लेकिन भैया जो पढ़ाई करने का है वो बिल्कुल उल्टा है। वो सबसे कम नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ना मैथमेटिक्स में पढ़ रहा है। पर डे 3 घंटा मैथ्स पढ़ोगे आप सेल्फ स्टडी में, केमिस्ट्री और फिजिक्स को 2 घंटे पढ़ोगे और केमिस्ट्री को 1 घंटे पढ़ोगे, तो इसका रिवर्स ऑर्डर के नंबर आ जाते हैं बेटा। लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। और मेरा एक तजुर्बा और है जो कि बहुत ज्यादा बैचेस के अंदर वैसे बताता हूं बच्चों को कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जिनको मजा आ रहा है कि हमें तो सिर्फ केमिस्ट्री मजा आता है, वो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े जा रहा है। फिजिक्स में मजा आ रहा है तो वो सिर्फ फिजिक्स पढ़े जा रहा है। भाई मैथ्स में मजा आ रहा है, वो मैथ्स पढ़े जा रहा है। बच्चों ये एक गलत तरीका है पढ़ाई करने का। अगर आपने आईआईटी में जाना है तो आपने तीनों सब्जेक्ट को बराबर बैलेंस में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक 3 घंटे के पेपर में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। आपसे मैं कहूं कि आप पूरे आईआईटी जेई एडवांस का ना अकेला मैथ्स सबसे पहले करना, पता चला कि निपट गए, पूरे मैथ्स के क्वेश्चन करने में 3 घंटे लग गए आपको, तो पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उस स्ट्रैटेजी के साथ में हमें मैथ्स को यूज करना पड़ता है। और वैसे मैं बताऊं कि मैथमेटिक्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपने एक बार उसके रिदम को पकड़ लिया, ठीक है, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो यार मजा बहुत आने लग जाता है और आप फील करने लग जाते हो यार यस। जब कोई भारी सवाल आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो यार आपको अंदर से प्राउड फील होता है और लगता है यार मैं भी कुछ हूं है ना। तो ये चीजें हैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। मेहनत बहुत करनी है बच्चों, बहुत करनी है। तो उस चीज के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो होता है क्वेश्चंस। क्योंकि मैथ्स में देखो थ्योरी के नाम पर तो आप भी जानते हो कि भैया ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी है। मैं कह रहा हूं कि 10th में तुमने जितनी पढ़ी है उसी के दम पे जेई सवाल पूछ रहा है, लेकिन बस किस तरीके के सवाल पूछ रहा है वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको हर तरीके के हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। इवन दैट मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेशंस भी अलग से दूंगा जो कि अपार्ट फ्रॉम लेक्चर होंगे। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बच्चों आपने अपने मतलब होता है ना अपने दिमाग में उतार लेने हैं। अपने दिमाग में ये उतार लेना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे मैथ्स पढ़ रहे होते हैं लेकिन यार नंबर नहीं आते, तो कहीं ना कहीं उनका ना एप्लीकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ढीला हो जाता है कि यार अप्लाई नहीं कर पा रहे, सीख तो रहे हैं लेकिन उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा। तो मैं आपको यह सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई किया जाता है, और ये जिस बच्चे ने सीख लिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों, ठीक है। तो बस टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल पूरी तरीके से आपको जोश के साथ में बैच में रहना है। बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस हम लोग कराने वाले हैं, बस आपने करना है बस, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू जेडी सर, बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने बच्चों को। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बाद केमिस्ट्री की। तो बच्चा केमिस्ट्री में हमारे पास क्या रहने वाला है। हाँ गोपाल जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही क्लास रहेंगी, है ना। बाइलैंग्वेज बैच रहेगा, 100% हिंदी बैच नहीं रहेगा, राइट।
आपके पास जो बैच रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, आपकी जो टेस्ट सीरीज रहेंगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएंगी। क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, प्योर हिंदी क्लास नहीं चलेगी, है ना। इस चीज को हम पहले ही क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जैसा कि सर जेडी सर ने आपको बता दिया कि बच्चा आपको केमिस्ट्री में जो है बहुत अच्छा स्कोर करने का चांस मिल सकता है अगर आप केमिस्ट्री के अंदर कंसिस्टेंसी बनाकर रखेंगे तो। बच्चा केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने केमिस्ट्री से प्यार किया, जितना आप केमिस्ट्री से प्यार करेंगे बच्चा केमिस्ट्री आपसे भी उतना ही प्यार करेगी। और केमिस्ट्री की जो प्यार करने की जो टेंडेंसी है ना बच्चा, वो एकदम वफादार वाली है, वो धोखेबाज नहीं है। अगर आपने केमिस्ट्री का ईमानदारी से प्यार किया है तो। अगर आपने केमिस्ट्री के साथ धोखेबाजी से प्यार किया है तो बच्चा वो इतना धोखा देगी ना आपको, कहीं का नहीं छोड़ने वाली है, पक्का बता रहा हूं, प्रॉमिस से बता रहा हूं, बिल्कुल बर्बाद कर देगी आपको, ठीक है। तो बच्चा इसी केमिस्ट्री से आपको प्यार करना है और इतना प्यार करना है कि आपको ये आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दे, आपके ड्रीम को फुलफिल करवा दे। और आपके इसी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए केमिस्ट्री में आपका साथ कौन कौन देने वाले हैं, देखिए बच्चा सबसे पहले केमिस्ट्री में आपका साथ देने वाले हैं शिशिर कुमार सर, CSK सर। टोटल 15 ईयर का एक्सपीरियंस शिशिर कुमार सर को है और सीनियर मोस्ट फैकल्टी है हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं शिशिर कुमार सर आपको, और एकदम जबरदस्त और धुएंधार फैकल्टी है बच्चा। एकदम केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को ऐसा करवा देते हैं कि बच्चा भूल के तो दिखाए। इनके बारे में बस मैं यही कहूंगा कि बच्चा आप इनके लेक्चर देखिएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ललित सर ने जितना कहा था शायद शिशिर सर उससे भी बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हमारे पास नेक्स्ट फैकल्टी रहेंगे उज्जवल पीयूष सर। ये भी हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उज्जवल सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स सिखाएंगे और इतने बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स मेथड से सिखाएंगे कि बच्चा आप अगर नींद में भी याद करेंगे ना, नींद में भी अगर आपको उठा के पूछ ले जाए तो आप एकदम से फटाफट बिल्कुल सही जवाब देंगे, ठीक है। वो जो आपके निमोनिक्स बनाकर जो करवाते हैं सर आपको, एकदम ऐसा फिंगर पे रटवा देंगे आपको कि बच्चा कैसे कैसे ट्रिक्स से आपको याद करा देंगे कि इनऑर्गेनिक आप भूल नहीं पाओगे, राइट। इसके बाद उज्जवल पीयूष सर के बाद बच्चा जो लास्ट नंबर है हमारे पास वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा आपको ऑफ कोर्स मैं ही पढ़ाने वाला हूं और टोटल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो टोटल 9 ईयर का एक्सपीरियंस मेरे पास है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है कि सर हमने रिएक्शन याद की है और हम भूल गए, सर हमने आज याद की है कल भूल गए। बच्चा मेन रीजन क्या है, टोटल मेन रीजन क्या है उस चीज का? मेन रीजन है कि आपने आज रिएक्शन याद की, फिर आप 10 दिन तक उस रिएक्शन को याद ही नहीं करते। आपने आज क्वेश्चन लगाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद किया, फिर आपने छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी आप जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बनाएंगे बच्चा आपको ऐसे ही धोखे मिलते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज लगानी है। आप क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और जब बात आती है क्वेश्चंस लगाने की तो बच्चा आपका स्टेमिना बिल्कुल डाउन हो जाता है। क्वेश्चंस लगाने से बच्चों को दिल जो है ना ऐसे घबराता है क्वेश्चंस लगाने से कि क्वेश्चन लगाने में मैंने इतनी आफत आती है, इतनी आफत आती है कि पता नहीं क्या है। और बताओ बिना क्वेश्चंस लगाए आप कैसे सिलेक्शन ले लेंगे? आप बताइए। IIT पेपर को डे बाय डे घुमाता जा रहा है ना, एक से एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ रही है पेपर पे। बिल्कुल बच्चा इतना सोचने पे मजबूर है कि कहां से इतनी अप्रोच लगाए। और आप हो कि प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हो तो बच्चा बिना प्रैक्टिस किए तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में करना क्या है, शिशिर सर के साथ, उज्जवल सर के साथ, मेरे साथ बच्चा आपको करना क्या है? पहली बात तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके पास जो सब्जेक्ट रहेगा वो केमिस्ट्री रहने वाला है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली रिवाइज करना है, डेली प्रॉब्लम लगानी है। और सबसे बड़ी बात बच्चा, प्रॉब्लम लगाने के लिए आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, सर टेस्ट बारी आएगी उस दिन टेस्ट ही नहीं देंगे। भाई आपने प्रैक्टिस जितनी की है आप एग्जाम में तो बैठो ना जाकर। आपने थोड़ी की है तो भी आप टेस्ट दो, आपने ज्यादा की है तो भी आप टेस्ट दो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप टेस्ट में स्कोर नहीं करोगे। लेकिन उसके बाद अब उस गलती को सुधारना कैसे है बच्चा? उस टेस्ट के होने के बाद आपको क्या करना है, उस टेस्ट के सिलेबस को तैयार करके उस टेस्ट को आपको दोबारा से देना है। आप जब उस टेस्ट को दोबारा से देंगे है ना, तो आप में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। जो गलतियां हैं उन गलतियों को देखने के बाद इग्नोर नहीं करना बच्चा, उन गलतियों को देखने के बाद आपको उन्हें सुधारना है। देखिए इंप्रूवमेंट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है बच्चा? इंप्रूवमेंट तब है अगर हम उन गलतियों को डे बाय डे कम करते चले जाएं। लेकिन होता क्या है, रिवर्स। हमारी गलतियों का लेवल डे बाय डे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है ना। तो वो हमें नहीं करना है। आपको बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपने एरर्स को मिनिमम से मिनिमम करना है
और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। आज हमने पूरे 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन हमने 2 दिन पढ़ा ही नहीं, फिर चौथे दिन हम पढ़ रहे हैं 10 घंटे, 5वें 6ठे दिन हमने फिर नहीं पढ़ा। और संडे तो हमारा एंजॉयमेंट का दिन होता है, संडे को तो हम किताबों को हाथ लगाएंगे नहीं, क्योंकि भाई संडे इतना पढ़ लिया, अब हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है संडे को। भाई स्टूडेंट लाइफ में कोई संडे या मंडे नहीं होता, स्टूडेंट लाइफ में 7 के 7 दिन बराबर होते हैं। हाँ, कब आएगा आपका सैटरडे संडे? जब आप जॉब करने लगेंगे, एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, तब आप संडे मनाओ, मंडे मनाओ, सैटरडे मनाओ, जो मनाना है मनाओ, लेकिन तब तक बच्चा आपके 24/7 वर्किंग डे है। समझ में आई बात? और इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है? तो इसी बात को आपको समझना है और हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहना है, ठीक है? राइट, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको हमारे साथ जुड़ना है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। बच्चा यहां पर जितने भी फैकल्टी हैं, सारे के सारे एकदम एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपको आपके एम तक पहुंचा देंगे। तो एक बार फिर से मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि एक बार सभी आपको इस चीज के बारे में भाई बहुत आग लगी है क्या सर? संडे को भी क्लास चलेगी क्या? चला लूंगा, झेल पाएगा? बता बच्चा चलेगी। मैं तो तुम्हें ना 20 घंटा रेगुलर पढ़ा सकता हूँ वन शॉट में। बता तू झेल पाएगा नहीं पाएगा? तू झेल के बता, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सिंपल है बेटा, बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप जितना उत्सुक रहोगे चीजों को लेके, हम उतना अच्छा पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही क्या? जीवन में मैंने 2 काम बहुत शिद्दत से करा है, एक छोड़ दिया, दूसरा कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? समझे क्या? तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा इंटरेस्ट दिखाओगे चीजों में, जितना प्यास दिखाओगे कि हमें पढ़ना है, हम आपको उतना अच्छा पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? हमें लगेगा कि यार बच्चा अच्छा कर रहा है, बच्चे का रिजल्ट होने वाला है। यार एक टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है बताओ? पैसे तो हमें मिल जाते हैं ठीक ठाक, यार देखो वो कोई बात नहीं है, मतलब हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एट द एंड पूरा साल पढ़ाने के बाद अगर हमारे पास कहने के लिए रिजल्ट नहीं होता है ना कि हमारे पढ़े हुए बच्चे ने फलाना रैंक करा, इतना स्कोर करा, यार हमें मायूसी होती है। टीचर के पास ना कोई एक भी रीजन नहीं है कि तुम्हारा वो बुरा चाहे। तो इसीलिए अगर तुम अपनी तरफ से एफर्ट अच्छा दिखाओगे, अच्छी मेहनत करोगे, टीचर को लगने लगेगा साला ये बच्चा कर जाएगा, तो मजाल नहीं है कि वो टीचर तुम्हें पढ़ाना छोड़ के 12-12 घंटे अपने घर पे जाके सोया रहे, अपनी नींद कम कर देगा कि नहीं इस बच्चे के साथ 2 घंटा अगर और लगा दिया जाए, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स और करा दिया जाए, तो इसका रैंक शायद और इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि इस बच्चे में ललक है। बात समझ में आ रही है क्या? सो बच्चा, आप अपने एक्साइटमेंट को बना के रखो, जोश होश के साथ होना चाहिए। जो जोश होश के साथ नहीं होता है वहां पे दिल टूटते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? और हम और आप मिलकर जो काम करने वाले हैं वो दिल वाला नहीं है, वो दिमाग वाला है। बात समझ में आई क्या? तो ये वो काम है जहां जोश के साथ होश को मेंटेन रखा जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं क्लास में और करते हैं इसी तरीके से, है ना? बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो बच्चों, क्लासेस जो पूछ रहे हैं कि कब से शुरू होंगी, तो 10 जून से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं बैचेस के अंदर। थैंक यू बच्चों। बाय।